राधिका अपने पिता बनवारी लाल के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। बनवारी लाल मजदूरी का काम किया करता था। एक बार की बात है, शाम हो चुकी थी। बनवारी लाल ने घर के लिए कुछ सब्जियां खरीदी और वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। अरे बाप रे, काफी देर हो गई है, राधिका मेरा इंतजार करती होगी। कह रही थी खाना बनाने के लिए आज सब्जियां नहीं है। ऐसा करता हूँ, रास्ते से ऑटो ले लेता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। और बनवारी लाल ने रास्ते से ऑटो ली। वैसे तो बनवारी लाल का घर बहुत दूर नहीं था, वो पैदल आना जाना करता था, लेकिन क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी थी इसीलिए बनवारी लाल ने ऑटो से जाना सही समझा। लेकिन ऑटो के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। वो बहुत तेजी से ऑटो चला रहा था और आखिरकार उसने ऑटो को एक ट्रक से भिड़ा ही दिया। बनवारी लाल का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब राधिका दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे जीऊंगी पिताजी? बनवारी लाल को दुनिया से गए कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन राधिका की सहेली ने दरवाजा खटखटाया। राधिका, राधिका, कहाँ है तू? हाँ पूनम, अंदर आजा। अरे नहीं राधिका, मैं तो ये पूछने आई हूँ कि तू कॉलेज नहीं आ रही है। तू कब से कॉलेज आएगी? पूनम, पिताजी थे तो मेरी फीस, मेरे खर्चे सब कुछ वो उठाया करते थे, लेकिन अब मुझे काम करना होगा। पता नहीं मैं कॉलेज आऊंगी या नहीं, पर तू जा। पूनम वहां से चली जाती है और राधिका बहुत देर तक बैठकर यही सोचती रहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। राधिका ने फैसला कर लिया था कि अब उसे जॉब करनी चाहिए। राधिका जॉब के लिए अगले दिन एक बेकरी में पहुंचती है। उस बेकरी में राधिका को जॉब मिल जाती है। राधिका को केक बनाना आता था, इसीलिए उसे उस बेकरी में केक बनाने की जॉब मिल गई। उसी बेकरी में राधिका की मुलाकात एक इंशु नाम की लड़की से हुई, जो करीब 8 साल की थी और वहां पर बर्तन धोने का काम किया करती थी। इंशु को देखकर राधिका को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ये इंशु के पढ़ने लिखने की उम्र थी, ना कि काम करने की। एक दिन राधिका ने इंशु से पूछ ही लिया, इंशु, एक बात पूछूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं दीदी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछिए ना। इंशु, तुम्हें तो पढ़ना लिखना चाहिए, फिर तुम ये काम क्यों करती हो? मेरा मतलब है तुम्हारे मम्मी पापा। दीदी, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता की मृत्यु तो मेरे बचपन में ही हो चुकी थी। मेरा एक मामा था, मैं जिसके पास रहती थी, लेकिन वो रोज मुझे शराब पीकर पीटता था, इसीलिए मैं वहां से भाग आई और फिर मेरी एक जान पहचान के अंकल ने मेरी इस बेकरी में जॉब लगा दी। अच्छा, तो तुम रहती कहाँ हो? इसी बेकरी के पीछे जो झोपड़पट्टी वाला एरिया है ना, वहीं रहती हूँ मैं। वो एक काम वाली है पुष्पा, उसी के घर रहती हूँ और मैं यहाँ से जो पैसे कमाती हूँ उसमें से उसे भी देती हूँ। ये सब सुनकर राधिका को बहुत बुरा लग रहा था। इसी तरह समय बीतता जाता है और राधिका और इंशु की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। एक बार बेकरी का ऑनर उनके पास आया। अरे राधिका सुनो, आज तुम्हें पता है हमें एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। तुम्हें शाम तक एक बहुत बड़ा केक तैयार करना है। ठाकुर सुमेर सिंह के बेटे का जन्मदिन है और हाँ, वो केक तुम्हें वहां डिलीवर भी करना है, याद से। और ये रही केक की डिजाइन। जी सर, हो जाएगा। राधिका और इंशु दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा केक तैयार करती हैं और वो केक ऑटो में रखकर उसे अपने साथ लेकर चल पड़ती हैं ठाकुर सुमेर सिंह के घर। जब राधिका और इंशु ठाकुर सुमेर सिंह के घर पहुंची तो उनके यहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी। ठाकुर साहब, ये रहा आपका केक। हाँ हाँ, तुम राधिका हो ना? जी ठाकुर साहब। देखो राधिका, ये केक वहां रख दो और हाँ, तुम पार्टी में रहना, खाना खाकर जाना, समझी? जी लेकिन ठाकुर साहब, मैं तो। अरे नहीं राधिका, मैंने कहा ना खाना खाकर जाना। तुमने मेरे बेटे के लिए इतना खूबसूरत केक बनाया है, इतना तो फर्ज बनता है मेरा। जी ठाकुर साहब। राधिका ठाकुर साहब के कहने पर मना न कर सकी, हालांकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बड़े लोगों की पार्टी थी। इंशु, हम तो फंस गए।
अब तो हमें रुकना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, पर क्या कर सकते हैं, चलो वहां बैठते हैं। इंशु और राधिका पार्टी में एक साइड बैठ जाते हैं। इंशु और राधिका ने देखा कि वहां जो लोग खाना खा रहे हैं वो लगातार ढेर सारा खाना अपनी प्लेट्स में ले रहे हैं और बचे हुए खाने को फेंक दे रहे हैं। दीदी, देखा ना आपने, ये लोग कितना सारा खाना बर्बाद कर रहे हैं। शायद इन्हें पता नहीं है कि खाने की क्या कीमत होती है। हाँ इंशु, ये अमीर लोग हैं, इन्हें भूख का दर्द नहीं समझता। इंशु और राधिका ने पार्टी में खाना खाया। अब पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। इंशु और राधिका वहां से जाने ही वाले थे कि उन्होंने ठाकुर साहब की बात सुनी। सुनो, ये सारा खाना पीछे कचरे में फेंक दो और यहाँ से पूरी साफ सफाई कर दो, ठीक है ना? ठाकुर साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ राधिका, बोलो, क्या कहना चाहती हो? ठाकुर साहब, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है और पार्टी में बहुत सारा खाना बचा है। वैसे भी आप इसे फेंक देने वाले हैं। ठाकुर साहब, हमारी बेकरी के पीछे एक बहुत बड़ा एरिया है जो स्लम एरिया कहलाता है। वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी अच्छी तरह नहीं मिल पाता। अगर आप कहें तो मैं ये सारा खाना उन लोगों में बांट दूं। सुमेर सिंह का बेटा अनिल पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। राधिका की बातों ने जैसे उसका दिल छू लिया। पिताजी, राधिका सही कह रही है, हमें इस खाने को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन लोगों में बांट देना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। ठीक है बेटा, तो तुम राधिका के साथ जाओ और ये खाना वहां बांट दो। अनिल राधिका और इंशु के साथ उस एरिया में पहुंचता है और वहां के लोगों को सारा खाना बांट देता है। वहां के सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और अनिल को बहुत सारी दुआएं देते हैं। राधिका, आज तुमने मुझे समझा दिया कि खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं अपना अगला जन्मदिन इन्हीं लोगों के साथ मनाऊंगा। मैं खाना इन लोगों को खिलाकर ज्यादा खुशी महसूस करूंगा और हाँ, ये बात मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। राधिका, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जी जरूर। राधिका, ये मेरा कार्ड रखो, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना। तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत मेरे ऑफिस में है, इस बेकरी में नहीं। और हाँ इंशु, कल मैं तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मेरा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। इंशु, तुम मुझे भैया भी कह सकती हो। थैंक यू भैया। अनिल ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। फिर राधिका इंशु से कहती है, इंशु, मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। कल से तुम मेरे साथ रहना, मैं भी तो अकेली रहती हूँ, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। अब राधिका और इंशु बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।